हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मध्य उत्तर प्रदेश के बारे में। मध्य उत्तर प्रदेश में हमने मध्य भारत का पठार पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड पठार के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि बुंदेलखंड के पठार की स्थिति क्या है, मैप में वह कहाँ पर है, उसकी स्थिति क्या है, क्षेत्रफल क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बुंदेलखंड का पठार देखते हैं। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार की बात करते हैं तो बुंदेलखंड का पठार किस मिट्टी से बना हुआ है। तो सबसे पहले देखना है कि दोमट मिट्टी से बना हुआ है। दोमट मिट्टी किससे बनती है, तो लाल और काली मिट्टी के सम्मिश्रण से बनती है। दोमट मिट्टी लाल काली मिट्टी के सम्मिश्रण से बनती है। बुंदेलखंड में ही कौन सी चोटी पाई जाती है, सिद्धबाबा चोटी पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1172 मीटर। यहाँ की वर्षा है तो वर्षा को देखेंगे 75 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और यहाँ की जो कुछ वनस्पतियाँ हैं या कृषि को देखते हैं तो यहाँ की कृषि यहाँ से कुछ मायने में सिमिलर होती है ना। जैसे ज्वार हो गया, गेहूँ हो गया, तिल हो गया, अलसी हो गया, यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, कॉपी पेन लेके बैठें और नोट करते जाएं। तो वर्षा की बात होती है तो वर्षा कितने सेंटीमीटर है यहाँ की, 75 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा पाई जाती है। मिट्टी की बात करते हैं अब, तो मिट्टी कैसी पाई जाती है यहाँ पर, दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो किससे बनी होती है, लाल प्लस काली मिट्टी के मिश्रण से बनी होती है। वनस्पति की बात करेंगे कि कौन सी वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर, वनस्पति तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। अब शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं तो इसमें इन वनों में सबसे ज़्यादा किस वृक्ष की प्रमुखता है, तेंदुपत्ता वाले वृक्ष की। और तेंदुपत्ता सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो छतरपुर में पाया जाता है ना। तेंदुपत्ता वृक्ष की प्रमुखता, सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ता कहाँ पे पाया जाता है, तो छतरपुर में पाया जाता है। अब देखेंगे कि चलिए इसको नोट कर लें पहले और आगे बढ़ते हैं। नोट नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट करते रहिए। चलिए अब हम देखेंगे कि बुंदेलखंड पठार का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल इसलिए देखना है क्योंकि क्षेत्रफल अपन को याद होना चाहिए, क्योंकि 5 पठार दिए जा सकते हैं कि मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, या 4 पठार दिए जा सकते हैं। और आपको बोला जा सकता है कि क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जब क्षेत्रफल याद होगा तो ये भी पता होगा कि कौन सा पठार बड़ा है, कौन सा पठार छोटा है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। तो चलिए इसका क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना है, 23,495 वर्ग किलोमीटर। सिर्फ किलोमीटर नहीं, जैसे कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, वैसे ही क्या है बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल कितना है, 23,495 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, 7.6% भाग पर बुंदेलखंड का पठार विस्तृत है। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.6% भाग किसको कौन सा पठार घेरे हुए है, तो बुंदेलखंड का पठार। अब बुंदेलखंड के पठार की क्या देखते हैं, कृषि की बात करते हैं। तो कृषि कौन कौन सी होती है, ज्वार होता है, गेहूँ होता है, गेहूँ के बाद देखते हैं तिल होती है, और अलसी यहाँ की प्रमुख फसल है। विस्तार देखेंगे कि बुंदेलखंड के पठार का विस्तार किस किस राज्य में है। तो बुंदेलखंड के पठार का विस्तार 2 राज्यों में है, एक तो मध्य प्रदेश राज्यों के कुछ जिले में है, और दूसरा मध्य प्रदेश से जो सटा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश के कुछ जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो विस्तार देखते हैं। विस्तार की बात करते हैं तो छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, भिंड का पूरा भाग नहीं आता है, भिंड जिले की क्या आती है,
लाहार एक तहसील है, यह लाहार क्षेत्र आता है। ग्वालियर का डबरा क्षेत्र आता है। ग्वालियर डबरा, संपूर्ण ग्वालियर नहीं लिखेंगे है ना, कुछ भाग आता है, तो ग्वालियर का डबरा क्षेत्र आता है। और शिवपुरी की करेरा व पिछौर तहसील आती है। शिवपुरी की करेरा और पिछौर तहसील आती है। ये तो मध्य प्रदेश का हो गया कि मध्य प्रदेश के इतने ज़िले बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के किन जिलों में विस्तृत है? तो उत्तर प्रदेश के जिलों को देखेंगे तो है जालौन जिला, झांसी, बांदा, हमीरपुर और ललितपुर जिले किसके अंतर्गत आते हैं? बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत। चलिए स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश के किस भाग में है, मतलब मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति क्या है। तो स्थिति की बात करते हैं। स्थिति क्या है इसकी? तो यह कहाँ पर स्थित है? उत्तर और मध्य भाग में स्थित है। उत्तर की ओर मध्य भाग में स्थित है ना। तो मध्य उत्तरी भाग में स्थित है, मध्य में और उत्तरी भाग में स्थित है। तो मध्य उत्तरी भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग में स्थित है। अब देखते हैं कि यहाँ पर नदियों की स्थिति देखते हैं कि नदियाँ कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं। ये पूछा जाएगा कि बुंदेलखंड में प्रवाहित कौन सी नदियाँ हैं, है ना। तो ये कोई भी एक नदी दे दी जाएगी या 3 नदियाँ दी जाएंगी और बोला जाएगा चौथी नदी नहीं दी जाएगी, दूसरी नदी दी जाएगी किसी और पठार की, और बोला जाएगा कि बुंदेलखंड में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो आपको पता होना चाहिए। तो कैन, बेतवा, सिंध, धसान और पहुज नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं जो बुंदेलखंड के पठार में प्रवाहित होती हैं। इस पठार का आकार देखें तो देख रहे हैं अर्धचंद्राकार आकार है। तो आकार की बात करते हैं। आकार क्या है? अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार है। अब यहाँ पे देखते हैं कि बुंदेलखंड में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो ग्रेनाइट की चट्टानें, नीस की चट्टानें और ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट प्रकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो चट्टानों की बात करते हैं। चट्टानें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट प्रकार की यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी को देखें तो सिद्ध बाबा चोटी, बाबा ने यहीं पे सिद्धि प्राप्त की थी। वो कहाँ पर प्राप्त की थी? बुंदेलखंड के पठार में। याद रखने के लिए आपको आना चाहिए। ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर। ये पूछा जाता है सबसे ऊंची चोटी, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं, तो आपको आना चाहिए। तो सबसे ऊंची चोटी बुंदेलखंड पठार की बात कर रहे हैं तो बुंदेलखंड पठार की ऊंची चोटी होगी, है ना। 1172 मीटर की ऊंचाई लिए हुए कौन सी चोटी है? सिद्ध बाबा चोटी। ठीक है। अब इसके अंतर्गत अब और क्या देखते हैं कि यहाँ पर तेंदुपत्ता तो प्रमुख रूप से हो गया। अब यहाँ पर देखते फसल भी देख ली हमने। अब फसल बस चलिए हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अब अगले पठार की बात करते हैं कि अगला पठार कौन सा है। तो अगले पठार में देखेंगे हम रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार कहाँ पर फैला हुआ है? मालवा पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में। यहाँ पे थोड़ी सा मैप मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये जो रियल मैप देखेंगे जो पैमाने पे आधारित है, तो उस पर आपको रीवा पन्ना का पठार मालवा पठार के उत्तर पूर्व में नजर आएगा। यहाँ पर भांडेर पर्वत है, कैमूर पर्वत है, और यह भांडेर और कैमूर पर्वत किसके बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं? तो नर्मदा नदी यहाँ पर बहती है, यहाँ पर बहती है, और गंगा यमुना यहाँ पर आती हैं। तो इन दोनों के बीच जो कैमूर और भांडेर श्रेणी है, इसको क्या माना जाता है? जल विभाजक माना जाता है। और अब देखते हैं कि यह कहाँ कहाँ पर विस्तृत है। तो रीवा में है, सतना में है,
और दमोह सागर की कुछ तहसीलों में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं रीवा पन्ना का पठार। रीवा तीसरा है ना, रीवा पन्ना का पठार। मध्य प्रदेश बताया था तो मैंने दूसरे नंबर पे किसी और पठार को बता दिया था, तो आप मिस्टेक मतलब ये सुधार लीजिएगा। वैसे वो भी चलेगा क्योंकि वो तो भाग हैं, 5 के 5 भाग जो भी हैं, है ना। रीवा पन्ना का पठार। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 31,954 वर्ग किलोमीटर, है ना। जो मध्य प्रदेश का 10.36%, मतलब मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.36% है। यहाँ पर वर्षा देखते हैं। वर्षा कितनी होती है यहाँ की? वर्षा यहाँ पर वर्षा पाई जाती है 125 सेंटीमीटर। 125 सेंटीमीटर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फैक्ट पे आधारित है। फैक्ट तो कुछ याद करने पड़ेंगे और कुछ अपना लॉजिकल दिमाग लगाना पड़ेगा, किससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं क्या नहीं। तो सब कुछ लेके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब फसल की बात करते हैं तो जब 125 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा हो रही है तो यहाँ चावल को और ऐड कर दें तो गेहूँ, चावल, ज्वार और तिलहन यहाँ की क्या है? मुख्य फसलें हैं। यहाँ पर जो भांडेर और कैमूर पर्वत श्रेणी है ये नर्मदा और गंगा यमुना के बीच क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। तो क्या हो जाएगा? भांडेर व कैमूर पर्वत श्रेणी किसके बीच जल विभाजक का कार्य करती है? जल विभाजक लिखेंगे, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, है ना। जल विभाजक का कार्य किसके किसके बीच करती है? तो नर्मदा और गंगा यमुना के बीच करती हैं, ठीक है। गंगा यमुना के बीच जल विभाजक का कार्य करती हैं। इसका क्षेत्रफल भी देख लिया आप। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो नदियों की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो जलप्रपात बनाए जाते हैं ना, मतलब जलप्रपात जो इस क्षेत्र में ही सबसे, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, कौन सा? बहुटी जलप्रपात, 198 मीटर। तो नदियों द्वारा कौन कौन से जलप्रपात बनाए जाते हैं? तो केवटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, पियावन जलप्रपात और चचाई जलप्रपात। पहले चचाई जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात था, लेकिन अब क्या है? बहुटी जलप्रपात का पता चल गया है कि 198 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह सेलर नदी द्वारा बनाया जाता है, जो किसकी सहायक नदी है? बीहड़ नदी की सहायक नदी है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नोट बाद में करती रहिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्षेत्र की क्या देखेंगे? नदियाँ देखेंगे। इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? तो नदियाँ, देखेंगे तो नदियाँ होती हैं टोंस, कैन, बीहड़, सोनार और व्यारमा नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है। अब हम देखेंगे कि यह जो रीवा पन्ना का पठार है वह कहाँ पर स्थित है, मतलब किन किन कौन से ज़िले उसके अंतर्गत आते हैं वो देखेंगे। तो ज़िलों की बात करते हैं, मतलब विस्तार, है ना। विस्तार लिखेंगे आप। विस्तार कहाँ पर है? तो रीवा के 2 ज़िलों में है, रीवा और सतना में। संभाग वाइज याद करेंगे तो आपको आ जाएगा, रीवा और सतना। फिर 3 ज़िले हैं किसके? सागर संभाग के। तो कौन कौन से हैं? पन्ना, सागर, दमोई। तो पन्ना, दमोई, सागर की 2 तहसीलें हैं, बंडा और
रेहली तहसील इस पठार के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर रीवा पन्ना पठार न देके विंध्यन कगारी प्रदेश दिया गया तो आपसे आना चाहिए, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? विंध्यन कगारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, है ना। अब विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? तो आर्कियन चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे अपन, है ना। निर्माण कैसे हुआ? निर्माण देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, आर्कियन क्रम की चट्टानें, है ना, इनका क्या हुआ, अपर्दन, और क्या हुआ, अपर्दन हो गया इनका चट्टानों का, और अवक्षेपण हो गया, है ना। अपर्दन हुआ इन चट्टानों का और अवक्षेपण हुआ। अवक्षेपण के फलस्वरूप किसकी क्रिया होगी, किसकी क्रिया हुई, अवसादन की क्रिया हुई, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि रीवा पन्ना के पठार का निर्माण हुआ। ऐसे ही याद करेंगे तो आपसे आ जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि रीवा पन्ना पठार का निर्माण हो गया, है ना। सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया। इसकी स्थिति देखेंगे तो इसकी स्थिति मालवा पठार के उत्तर पूर्व में है ना। स्थिति तो हमने बता दी थी लगता है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लें। स्थिति कहाँ पे है? मालवा के उत्तर और पूर्व में ये स्थित है ना। बघेलखंड के उत्तरी भाग में स्थित है। अब सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। अब चलिए चलते हैं अगले पठार की तरफ, तो इसको ध्यान रख लें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। दो फैक्ट अपन ने छोड़ दिए हैं कि इस पठार का जो मध्य भाग है वो समतल है। उसे क्या कहते हैं? दमोई का पठार कहते हैं। और यहाँ पर कैसी पाई जाती है मिट्टी? तो लाल पीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टी को और लिख लें, क्योंकि कोई भी आपका फैक्ट छूटना नहीं चाहिए। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो लाल पीली बालुई मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली बालुई मिट्टी पाई जाती है। इसका मध्य भाग क्या है? समतल है। जैसे किसके नाम से जाना जाता है? मध्य समतल भाग को दमोह के पठार के नाम से जाना जाता है। ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे वाले भाग की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं कहाँ की तरफ? मालवा के पठार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मालवा का पठार की स्थिति आप देख रहे हैं कि मालवा का पठार क्या है? सबसे बड़ा भौतिक विभाग है मध्य प्रदेश का, है ना। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस पठार का है? तो मालवा के पठार का। चलिए मालवा के पठार को देखते हैं। मालवा के पठार की जलवायु को एक यात्री था, चीनी यात्री फाहियान ने क्या किया था कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु के रूप में इसको बताया था कि मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। मालवा में देखेंगे दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि जो इस पठार का निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी से जो निकला हुआ लावा होता है, मतलब ज्वालामुखी से जो लावा का उद्गार होता है ना, वही लावा ठंडा होके क्या करता है, उसी से दक्कन ट्रैप की चट्टानें बनती हैं। इसीलिए यहाँ पर कौन सी गहरी मिट्टी पाई जाती है? तो गहरी काली मिट्टी। अब गहरी काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सोयाबीन भी होता है, कपास भी होता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर पाई जाती हैं? मूंगफली, ये सब कहाँ पे पाई जाती हैं? कहाँ पर होती हैं? मालवा के पठार में। तो चलिए देखते हैं मालवा का पठार। तो मालवा का पठार सबसे पहले देखते हैं, सबसे बड़ा भौतिक विभाग है ना। सबसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग। अकेला ये पठार कितने भाग पर फैला हुआ है? तो 28.6% भाग पर, है ना। इसका क्षेत्रफल देखेंगे कि क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल है इसका 28,222 वर्ग
किलोमीटर और यह कितने भाग पर फैला हुआ है? 28.6% भाग पर, कुल भौगोलिक क्षेत्र के 28.6% भाग पर ये फैला हुआ है। सॉरी 28 नहीं 88,000 है ना, 28 नहीं 88,000 की बात करते हैं। अब हम इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें देखते हैं या चट्टान देखेंगे तो मिट्टी कौन सी है यहाँ की? मिट्टी देखते हैं। मिट्टी है गहरी काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अब काली मिट्टी का पता चल गया तो अब फसलें देखते हैं कि फसलें कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो फसलें सोयाबीन, कपास, मूंगफली, चना, गन्ना इत्यादि यहाँ पे फसलें पाई जाती हैं। चूँकि गहरी काली मिट्टी पाई जाती है इसलिए कपास की खेती भी कहाँ पर की जाती है? तो कपास की खेती भी मालवा के पठार में की जाती है। मालवा के पठार की जलवायु को किसने कहा था? फाहयान ने कहा था। चीनी यात्री थे फाहयान। तो फाहयान ने क्या कहा था कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहाँ की होती है? मालवा के पठार की जलवायु को उसने क्या कहा था? विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु के रूप में परिभाषित नहीं मतलब बोला था। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? तो मालवा के पठार में। सम जलवायु वाला प्रदेश है ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब यहाँ का मानसून अच्छा रहता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मालवा का पठार का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो विस्तार की बात करते हैं। विस्तार जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया आपको कि संभाग वाइज याद करेंगे, क्योंकि इसका विस्तार क्षेत्र अधिक है। मतलब यह कितने जिलों में फैला हुआ है? तो 18 जिलों में इसका विस्तार क्षेत्र है। अब देखते हैं, भोपाल संभाग के सारे जिले मालवा पठार के अंतर्गत आते हैं। तो बेधड़क लिख दीजिए, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा। ठीक है, ग्वालियर के 2 जिले आते हैं, अशोकनगर और गुना। तो अशोकनगर और गुना। अशोकनगर गुना के बाद में सागर संभाग का सिर्फ सागर जिला आता है। तो सागर। उज्जैन संभाग के 7 जिलों में से 6 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? मालवा के पठार के अंतर्गत। किसको छोड़ना है? सिर्फ छोड़ना है नीमच को। तो उज्जैन, रतलाम, आगर मालवा, देवास, शाजापुर और मंदसौर। ये जिले हो गए। इंदौर के 4 जिले आते हैं, इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर। इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जिले आपको याद हो जाएंगे संभाग वाइज, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियाँ देखेंगे कि नदियाँ कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं। तो नदियाँ काली सिंधु, क्षिप्रा, बेतवा, माही, सोनार, काली सिंधु, क्षिप्रा, बेतवा, माही, सोनार, पार्वती, बारना और नेवज नदी इस पठार में प्रवाहित होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें चोटियाँ, तो मध्य प्रदेश की जो चोटियाँ हैं, प्रमुख चोटियाँ, 3 चोटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो उनको देखते हैं, चोटियाँ देखेंगे और उनकी ऊंचाई देखेंगे। क्रमानुसार देखते हैं। सबसे पहले सिगार, जनापाव, धजारी
इनकी ऊंचाई याद रखनी होगी आपको, क्योंकि कोई भी 4 चोटियां दे दी जाती हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है और आपसे आना चाहिए। तो जब आपको इनकी ऊंचाई याद होगी तब तो आप उनको क्रमानुसार आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकेंगे। तो इससे अपन इसे क्या है कि ये भी कोई टॉपिक पढ़ें तो उसका पूरा विश्लेषण करें ताकि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए, आपको आना चाहिए। 881 मीटर, जनापाव है 854 और धजारी है 810। 81, 881, 854 और 810 चिगार, जनापाव, धजारी। चूँकि जो यहाँ की चट्टानें हैं वो क्रिटेशियस युग की चट्टानें हैं, है ना, क्रिटेशियस युग में निर्मित हुई हैं, सॉरी, है ना, किस युग में निर्मित हुई हैं, तो निर्मित हुई हैं किस युग में, क्रिटेशियस युग में। क्या हुआ है, लावा के माध्यम से, मतलब बेसाल्ट क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। बेसाल्ट क्रम की चट्टानें यहाँ पर निर्मित हुई। अब कर्क रेखा क्या होती है कि मालवा पठार के मध्य से गुजरती है, तो ये भी ध्यान होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा किस पठार के मध्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा मालवा पठार की कर्क रेखा मध्य भाग से गुजरती है ना, मध्य भाग से गुजरती है इसके। और सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम कहाँ पर है, मालवा के पठार से सबसे ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं, है ना, निकलती हैं या उद्गमित होती हैं। इसीलिए इस पठार को क्या कहा जाता है, नदियों का मायका नाम से संबोधित किया जाता है। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा नदियाँ मालवा पठार से निकलती हैं, मालवा पठार से निकलती हैं। इसलिए इस पठार को क्या कहते हैं, नदियों का मायका। आप पूरा सेंटेंस लिखें, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ सिर्फ, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि जो मालवा पठार है वो किन नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, तो नीचे से निकलती है नर्मदा और ऊपर से बहती है चंबल, इंदौर के पास से निकलती है चंबल, ठीक है। तो जो मालवा का पठार है वह नर्मदा और चंबल के बीच क्या करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मालवा का पठार क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है ना। जल विभाजक का काम किसके बीच करता है, तो नर्मदा नदी व चंबल नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करता है। ये पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि सोन नदी यहाँ से निकलती है और नर्मदा इसके नीचे से निकलती है। तो यहाँ पर रीवा पन्ना का पठार जल कैमूर और भांडेर श्रेणियाँ काम करती हैं, जबकि यहाँ पर मालवा के पठार के नीचे कौन सी निकलती है। तो मैप बनाते आना चाहिए, मैप को समझते भी आना चाहिए, मैप पढ़ना है ना। तो नर्मदा सोन घाटी, तो नर्मदा नदी और चंबल नदी के बीच कौन सा कार्य करता है, जल विभाजक का काम, तो मालवा का पठार करता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट बचा हुआ है कौन सा, नर्मदा सोन घाटी की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। अगला भाग कौन सा है, मध्य उत्तर प्रदेश का है, नर्मदा सोन घाटी। ये 5वां भाग है, इसको कंप्लीट करते ही मध्य उत्तर प्रदेश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेंगे आगे के पठार, तो हम अगले वीडियो में कवर करते हैं। तो देखते हैं कि जो नर्मदा सोन घाटी का जो निर्माण हुआ है वो क्या हुआ है, भ्रंशन के कारण हुआ है। भूगर्भिक हलचल हुई और ये प्लेट थी, इस प्लेट के टूटने से क्या हुआ, एक गहरी सकरी घाटी, इसके दोनों भाग क्या हो गए, अलग हुए। तो इसकी स्थिति ऐसी हो गई और यहाँ पे एक सकरी घाटी का निर्माण हुआ जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। क्या है, नर्मदा सोन घाटी। क्षेत्रफल कितना है, 83,657 है ना, वर्ग किलोमीटर है, जो 27.14% भाग पर फैली हुई है। फसलों की चर्चा करते हैं, सबकी चर्चा करते हैं, सारे पार्ट कवर करते हैं नर्मदा सोन घाटी के। तो चलिए देखते हैं नर्मदा सोन घाटी 5वां, नर्मदा सोन घाटी निर्माण देखेंगे। निर्माण किसके कारण हुआ है, तो
भूगर्भिक हलचल मतलब भूकंप के कारण, मतलब जो भूगर्भ के अंदर जो हलचल होती है उसके कारण प्लेटों के खिसकने के कारण क्या होता है, दरारी उद्भेदन होता है और उससे घाटियों का निर्माण होता है। तो किसके कारण हुआ, भूगर्भिक हलचलों के कारण क्या हुआ, इस घाटी का निर्माण हुआ। कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो चट्टानें देखते हैं तो दक्कन ट्रैप चट्टानें पाई जाती हैं, दक्कन ट्रैप चट्टानें पाई जाती हैं। अब देखते हैं कि इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो जिलों को देखेंगे। जिलों को मैंने आपको पहले ही कहा है कि संभाग वाइज याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएंगे आपसे, नहीं तो ऐसे में इकट्ठे रट्टू तोता बनने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो जबलपुर संभाग के 3 जिले हैं, जबलपुर, नरसिंहपुर और कटनी के कुछ भाग, संपूर्ण कटनी नहीं, कटनी के कुछ भाग। फिर 2 जिले आते हैं, होशंगाबाद और हरदा। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, तो नर्मदापुरम और हरदा। इंदौर के 3 जिले आते हैं, धार, बड़वानी और अलीराजपुर। धार, बड़वानी और अलीराजपुर। सॉरी, अलीराजपुर नहीं पाया जाता है, झाबुआ पाया जाता है, झाबुआ। अब नर्मदा नदी यहाँ की मुख्य नदी है। नदियों की बात करते हैं तो नदियाँ कौन कौन सी मुख्य नदियाँ हैं, तो नर्मदा, तवा, सोन, ये क्या यहाँ की क्या हैं, प्रमुख नदियाँ हैं। नर्मदा, तवा और सोन नदी। अब नर्मदा नदी के बेसिन का कितना भाग यहाँ पर बहता है, तो 89.8% भाग यहाँ पर बहता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो टोटल लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई है ना, लंबाई टोटल कितनी है नर्मदा नदी की, 13-12 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 1077 किलोमीटर लंबाई अकेले मध्य प्रदेश में है। इसको नोट करें, फिर इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे नर्मदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इससे पहले भी मैंने जो नर्मदा अपवाद तंत्र का वीडियो बनाया था उसमें आप लोग पढ़ चुके हैं कि नर्मदा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कौन सी दाएं तट से बाएं तट से। तो यहाँ सिर्फ नदियों के नाम पढ़ेंगे। तो सहायक नदियाँ कौन सी है, हिरण नदी है, तवा है, चंद्रकेशर है, बारना है, छोटी तवा है, सक्कर है, शेरन है, इत्यादि नदियां हैं, तिंदोली है ना। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, तो नर्मदा की सहायक नदियां हैं। अब यहाँ से एक और प्रमुख नदी निकलती है, कौन सी नदी, सोन नदी, जो बघेलखंड के पठार से होती हुई और कहाँ पे जाती है, बिहार के पठार में, बिहार में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन नदी को देखते हैं। सोन नदी उद्गम कहाँ पे होता है, तो अमरकंटक से उद्गम होता है और बघेलखंड के पठार से बहती हुई, बघेलखंड के पठार से होती हुई कहाँ पर मिल जाती है, बिहार में गंगा में, है ना। बिहार में कहाँ पर मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। सोन नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो जोहिला और गोपत इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जोहिला और गोपत, है ना। अब देखते हैं कि नर्मदा सोन घाटी क्या है, एक सक्रिय घाटी है ना, सक्रिय घाटी है। और इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। सक्रिय घाटी है, घाटी किस प्रकार की है, तो सक्रिय घाटी है। इसका निर्माण किसके स्वरूप हुआ है, भ्रंशन के फलस्वरूप दरारी उद्भेदन से हुआ है। भ्रंश हुआ, 2 प्लेटों के बीच भ्रंशन हुआ और प्लेटें क्या हो गई, प्लेटों में दरार पड़ी और वो 2 भागों में विभाजित हो गई। इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली
मिट्टी। आपने सुना होगा कि नर्मदा सोन घाटी में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है, तो गेहूं की फसल होती है। तो प्रमुख फसल कौन सी है, गेहूं। गेहूं क्या है, प्रमुख फसल है। अन्य फसलों में है सोयाबीन, कपास इत्यादि जो फसलें हैं वो यहाँ पर होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, वर्षा की बात करते हैं। वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है यहाँ पर, तो 125 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और इसका क्षेत्रफल देखते हैं कि क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल है 83,657 वर्ग किलोमीटर। इसके पहले भी बता दिया है, क्योंकि दोबारा पढ़ लेंगे तो कोई वो नहीं है। कितना भाग घेरे हुए हैं, तो 27.14% भाग। और ये एक फैक्ट है इसमें कि सबसे निचला स्थान मध्य प्रदेश का कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी क्या है, सबसे निचला स्थान है। तो सबसे निचला स्थान, ठीक है, कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी। चलिए हमारे ये आज के चारों पठार कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ेंगे सतपुड़ा मैकल श्रेणी की तरफ बढ़ेंगे। जो भी है सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी और मैकल श्रेणी अगले वीडियो में देखते हैं। ये मध्य प्रदेश की कंटिन्यू सीरीज चल रही है, इसीलिए क्लास को एक भी दिन बंक ना करें, ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सकें। और मैंने उसमें जो भी वीडियो बनाए हुए हैं उसमें प्लेलिस्ट भी दी गई है। मैंने सारे वीडियो की अलग अलग जो भी है जियोग्राफी या जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसके अलग अलग वीडियो बना दिए हैं, तो वीडियो देखना ना भूलें। इसकी लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उपलब्ध करा दी है, ताकि आपको आसानी से भी मटेरियल उपलब्ध हो सके। चलिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।